आज हम लोग बिजनेस स्टडी में अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट और उसके फंक्शन से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके। अब बिजनेस स्टडी का दूसरा भाग फाइनेंस है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, तो उसको हम देख रहे हैं। तो फाइनेंस में सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, दो वर्ड हैं इसमें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस से बना है। फाइनेंशियल, फाइनेंस का मतलब वित्त होता है। वित्त का मतलब हुआ फंड, रकम, धन की व्यवस्था, धन। अब मैनेजमेंट का मतलब हुआ किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना, प्रभावपूर्णतापूर्वक पूरा करना। किसी भी कार्य को कुशलता एवं प्रभावपूर्णतापूर्वक पूरा करना। तो दोनों के अलग अलग अर्थों को अगर मिलाया जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होगा कि व्यवसाय में जितने धन की आवश्यकता है उस धन को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्णतापूर्वक व्यवस्था करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। हमें अपने बिजनेस के विभिन्न गतिविधियों के लिए कितने धन की आवश्यकता है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कुल कितने धन की आवश्यकता है। दूसरा, ये धन कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, यानी इस धन के स्रोत क्या होंगे, सोर्स क्या होंगे। यानी व्यवसायी अपने पास से कितना लगाएगा और बाहर से कितनी व्यवस्था करेगा। तीसरा, इस धन से जो हम कारोबार करेंगे, उस कारोबार से जो मुनाफा होगा, उस मुनाफे का बंटवारा अंशधारियों में कैसे होगा। तो दो तीन चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखी जाती हैं कि उपक्रम के लिए, कारोबार के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता है, इस धन की प्राप्ति किन किन स्रोतों से होगी, इस धन के प्रयोग से जो कमाई होगी उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की भूमिका। इसको हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के महत्व या यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता भी कह सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंध की भूमिका, महत्व, उपयोगिता, लाभ भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें लाभ हैं। लोगों को इसमें से मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीधे सीधे किसी भी संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसमें जो मदें दी गई होती हैं, इसमें जो आइटम्स दिए गए होते हैं, उन्हीं सब के बारे में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीधे सीधे वित्तीय विवरणों की मदों से जुड़े होते हैं, यानी इसका असर उन्हीं पर पड़ता है। तो हम देखते हैं क्या क्या भूमिका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अस्थायी संपत्तियों का निर्धारण, अस्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, ये बैलेंस शीट का टॉपिक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में से दिखाया जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफिनीशन में, वित्तीय प्रबंध की परिभाषा में, कि व्यवसाय के विभिन्न क्रियाओं के लिए, विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता है और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे और इनके प्रयोग से जो हमारी कमाई उसको कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे। यही इसी को हम कुल मिलाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो कुल कितने धन की आवश्यकता होगी,
इसका फिक्सेशन करने के लिए कि एक कड़ी है स्थायी संपत्ति। हम ये देखेंगे कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने उपक्रम के लिए, संस्था के लिए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल कितना खर्चा आना है, आधारभूत संरचना पर कुल कितना खर्चा आना है, यानी कुल कितने धन की आवश्यकता होगी, इसके खोज की एक कड़ी है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि पूरे संस्था के लिए, संस्था के अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग इकाइयों के लिए, अंगों के लिए कितने कितने अस्थायी संपत्तियों की आवश्यकता है और कुल मिलाकर कितने अस्थायी संपत्तियों की आवश्यकता है। मैंने इसमें दो तरह के निवेश किए जाते हैं, अस्थायी संपत्तियों का अस्थायी संपत्तियों का निर्धारण, कुल कितने अस्थायी संपत्तियों की आवश्यकता है और किस किस अस्थायी संपत्ति की आवश्यकता है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फर्नीचर में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड अदर इक्विपमेंट जो अदर अस्थायी संपत्तियां हैं इस सब में कितना निवेश करना पड़ेगा, इसका हम निर्धारण करते हैं। तो कुल कितने धन की आवश्यकता है इसके निर्धारण करने की एक कड़ी है यह अस्थायी संपत्तियों का निर्धारण। कुल कितने स्थायी संपत्तियां चाहिए और कौन कौन सी स्थायी संपत्तियां चाहिए, इसका निर्धारण करना स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। दूसरा पॉइंट है, तो अस्थायी संपत्तियों के निर्धारण में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा पॉइंट है चालू संपत्तियों का निर्धारण। चालू संपत्तियों के निर्धारण में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। चालू संपत्तियां हमारे चालू दायित्वों के भुगतान क्षमता की गारंटी को दर्शाती हैं। चालू संपत्तियों से ये पता चलता है कि हमारे दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं या जो हमारे करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर को पेमेंट है, बिल्डिंग का रेंट देना है, स्टाफ को सैलरी देना है, बिजली का बिल देना है, स्टेशनरी वगैरह खर्चा है, यानी दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं क्या हमारी संस्था उनको भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम है या नहीं, ये चालू संपत्तियों से पता चलता है। तो ये हमें पता करना होता है कि हमारे संस्था में कुल कितने चालू संपत्तियां चाहिए, हमारे अपने कारोबार के नेचर के हिसाब से कुल कितने चालू संपत्तियां होनी चाहिए। अब चालू संपत्तियों में जैसे स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सब चालू संपत्तियां हुई। तो सबसे पहले कौन कौन सी चालू संपत्तियां होनी चाहिए इसका निर्धारण करेंगे हम, फाइनेंशियल में इसका निर्धारण करता है। दूसरा, किस किस चालू संपत्ति में कितने कितने धन रहने चाहिए, डेटर कितना होना चाहिए, स्टॉक कितना का रहना चाहिए, कैश इन हैंड कितना रहना चाहिए, कैश एट बैंक, ये सब चालू संपत्तियों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि हमारा व्यवसाय बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के स्मूथली चलता रहे और हम लाभोपार्जन करते रहे। तो चालू संपत्तियों के निर्धारण में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्त का अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल में ये दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्त बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के से हमें ये पता चलता है या ये पता लगाने में आसानी होती है कि हमें अपने उपक्रम के लिए, हमें अपने उपक्रम के विभिन्न क्रियाओं के लिए कुल कितने जितने धन की आवश्यकता है वो कहाँ से प्राप्त होंगे। मतलब अभी जो आप पहला दूसरा पॉइंट पढ़े, इससे तो ये पता चला कि हमें अपने उपक्रम के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट से पता चलता है कि धन के स्रोत क्या कहाँ से प्राप्त होंगे। तो कहाँ से प्राप्त होंगे, इसके सोर्स क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसायी का अपना धन, जिसको हम लोग ऑनर्स फंड कहते हैं, स्वामी कोष, वो कितना होगा, और आउटसाइडर फंड, बाहरी कोष कितना होगा, यानी संस्था बाहर से कितने कर्ज लेगी। इसका एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा हम इसका आइडियल कॉम्बिनेशन फिक्स करते हैं कि कितना हमारा अपनी पूंजी होनी चाहिए कम से कम, और कितना बाहरी स्रोत से हमें धन इकट्ठा करना चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है ऑनर्स फंड का और बाहरी फंड का, यानी ऑनर्स फंड और आपको डेटर्स फंड, आउटसाइडर फंड, इनसाइडर फंड, आउटसाइडर फंड, इन डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि पूंजी की लागत कम से कम आए और हमें हर काम के लिए स्मूथली कैश की उपलब्धता, रोकड़ की उपलब्धता हमेशा होती रहे। दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों के अनुपात का निर्धारण, ये तो था, सॉरी, ये अभी जो मैंने बताया वो 4 नंबर पॉइंट हमने समझा दिया, 3 नंबर पॉइंट हमें समझाना बाकी है। तीसरा पॉइंट बताता है दीर्घकालीन अल्पकालीन, यानी हमें दीर्घकालीन वित्त में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बैंक लोन, ये सब लंबे समय के लिए ऋण है। दीर्घकालीन वित्त का मतलब हुआ वैसा धन जो जिसकी उपलब्धता लंबे समय के लिए होती है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लागत अधिक होते हैं, इसका कॉस्टिंग अधिक पड़ता है। जिससे हम 10 साल 15 साल के लोन लेते हैं तो 10 साल 15 साल तक लगातार हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो महंगा पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी होता है, इसका कॉस्टिंग महंगा पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी होता है ये तरलता को मेंटेन, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। हमारे पास दीर्घकालीन वित्त जितना ही अधिक होगा, समझिए हमारी संस्था की लिक्विडिटी उतना ही मेंटेन्ड होगी, लिक्विडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि हम अल्पकालीन कर्जों को भुगतान करने में पूरी तरह से सक्षम हैं या नहीं। तो दीर्घकालीन वित्त जो है ये लंबे समय के लिए वित्त की उपलब्धता है, ये महंगा पड़ता है, लेकिन इसकी उपलब्धता हमें तरलता मेंटेन करने में हमारे लिए सहायक है, सुविधाजनक होती है। अब आते हैं अल्पकालीन वित्त। अल्पकालीन वित्त तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन, तीसरा बाकी है अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने उपक्रम के लिए, हमारे संस्था के लिए कितने लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए और कितने शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्राप्त करने की लागत अधिक होती है, लंबे समय के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, जैसे लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। आज थोड़े समय के लिए, अधिकतम 1 साल तक के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है के लिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए, बिल पेबल का पेमेंट करने के लिए, टैक्सेस देने के लिए, इस सब के लिए जिस फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिक्विडिटी के लिए होता है, लेकिन लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही आता है। दीर्घकालीन वित्त की उपलब्धता अगर मेरे पास रहेगी तो उससे संस्था की लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि संस्था अपने दैनिक खर्चों, हमेशा होने वाले खर्चों को भुगतान करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। यानी अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता, उसकी शोधन क्षमता को दर्शाता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है महंगा पड़ता है, कॉस्टली है। तो जरूरत के, तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमें अपने कारोबार के नेचर के हिसाब से कुल कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए और कुल कितना शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन कितना होगा, इसको हम तय करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा। 4 नंबर पॉइंट मैंने बता ही दिया आपको कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा उसमें कितना ऑनर्स फंड होगा और कितना लोन फंड होगा, यानी कितना
इक्विटी होगा, व्यवसाय के मालिकों का पैसा लगा होगा, और कितना बाहर से कर्जा लिया जाएगा, डेप्ट होगा। ये इसका आइडियल कॉम्बिनेशन बताता है, और ये इसका आइडियल कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब आप कहिएगा या आपका प्रश्न होगा कि ऑनर्स फंड अधिक होना चाहिए, यानी इक्विटी अधिक होना चाहिए, या आउटसाइडर फंड डेप्ट अधिक होना चाहिए। तो ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। व्यवसाय लाभ तेजी से कमा रही है, शॉर्ट रन में कमा रही है, या बिजनेस लॉन्ग रन में लाभ कमाएंगी, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर निर्भर करता है कि ऑनर्स फंड ज़्यादा रहे या लोन फंड ज़्यादा रहे। तो कभी ऑनर फंड का कम होना, लोन फंड का ज़्यादा होना, उस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोन फंड का ज़्यादा होना, ऑनर्स फंड का कम होना अच्छा माना जाता है, और कहीं कहीं ऑनर्स फंड का ज़्यादा होना, लोन फंड का कम होना ये अच्छा माना जाता है। तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन बिजनेस के नेचर के अनुसार ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर के अनुसार हमें आइडियल कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। अंशधारियों के लिए उपयोगिता, यूटिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत उपयोगिता है। कैसे? तो जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, अगर उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी है, तो वे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भली भांति स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिजनेस के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को समझ सकते हैं, और जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है शेयर होल्डर्स का, उसमें अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी शेयर होल्डर्स को हो। तो इस शेयर होल्डर्स के लिए भी उपयोगी है। तो ये 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल हुआ। अब आते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस, 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, 3 महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय हैं बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तीनों को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि ये दोनों अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति दोनों से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें 2 तरह का डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हुआ अस्थायी संपत्तियों में निवेश का निर्णय, यानी संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कितना इन्वेस्ट किया जाए, कौन कौन सी अस्थायी संपत्तियों में निवेश किया जाए, किस अस्थायी संपत्ति में कितना निवेश किया जाए, और इन अस्थायी संपत्तियों को में नगद निवेश किया जाए, या इन्हें लीज पर लिया जाए, या इन्हें कहीं से भाड़े, प्राइवेट सेक्टर से भाड़े पे लिया जाए। ये डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो संस्था की नेचर के अनुसार हमारा जो इंटरप्राइज है, कंपनी है, व्यवसाय है, उसकी प्रकृति के अनुसार हम ये तय करते हैं कि कौन कौन से अस्थायी संपत्तियां हमें चाहिए, और किस किस अस्थायी संपत्तियों में कितना कितना हमें निवेश करना पड़ेगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में कितना निवेश करना होगा, प्लांट एंड मशीनरी में कितना निवेश करना होगा, फर्नीचर वगैरह में कितना निवेश करना होगा, इन अदर फिक्स एसेट्स में कितना निवेश करना होगा। साथ ही साथ चालू संपत्तियों में निवेश को भी ये बताता है कि हमें अपने करंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसमें शामिल है कि हमें अपने करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी हमारे पास कौन कौन से करंट एसेट्स होंगे। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को पेड करने की गारंटी होते हैं। एक संस्था के पास करंट एसेट्स जब सफिशिएंट होगा, तभी उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर स्ट्रांग होगी, अल्पकालीन शोधन क्षमता मजबूत होगी, यानी तभी वो संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम होगी। तो करंट एसेट्स में कौन कौन से करंट एसेट्स होंगे, इसको फिक्स किया जाता है। स्टॉक होगा, डेटर होगा, कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा, एटसेट्रा। और किस करंट एसेट्स में कितना कितना होना चाहिए, स्टॉक कितना का होना चाहिए हमारे पास, डेटर ज़्यादा ज़्यादा कितना होना चाहिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना होना चाहिए। मतलब
इस सब का एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि बिजनेस में कभी भी इंटरप्शन नहीं हो, व्यवधान उत्पन्न ना हो, कैश की कमी ना हो, कैश की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। दूसरा डिसीजन लेते हैं हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्त व्यवस्था निर्णय। यानी वित्त व्यवस्था यानी हमें बिजनेस के लिए जितने धन की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था हम कहाँ से करें। बिजनेस के लिए जितने धन की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था हम कहाँ से करें, ये इस फाइनेंसिंग डिसीजन में किया जाता है। अब बिजनेस के लिए दो तरह के धन की आवश्यकता होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी हमें ये देखना है कि ऑनर्स फंड कितना होना चाहिए, आउटसाइडर फंड कितना होना चाहिए, मतलब लोन फंड कितना होना चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। यानी ऑनर्स फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब इक्विटी ऑनर्स फंड में आते हैं। और आउटसाइडर फंड में डिवेंचर हुआ, बैंक लोन हुआ, पब्लिक डिपॉजिट, सब आउटसाइडर फंड है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए। कुछ कारोबार हैं जहां ऑनर्स फंड ज़्यादा होने से अच्छा माना जाता है और आउटसाइडर फंड कम होने से। कुछ कारोबार ऐसे हैं जहां आउटसाइडर फंड ही ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है ऑनर्स फंड से। तो कारोबार की स्थिति के अनुसार वो डिसीजन लिया जाता है। अब साथ ही साथ कि ये जो फंड है हमारे ये तो हुआ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करना है, स्टाफ को सैलरी पेमेंट करना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, डिस्काउंट देना है कस्टमर्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के लिए जो फंड चाहिए वो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये निर्णय लेते हैं हम कि कितना हमें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए और कितना हमें शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड में भी ऑनर्स फंड और आउटसाइडर फंड यानी डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। साथ ही हमारा जो शॉर्ट टर्म फंड है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को रीपे करने के लिए पर्याप्त एडेक्वेट होना चाहिए। जैसे अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी हमारा 1 लाख है तो जो हमारा करंट एसेट्स है यानी जो हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स है वो कम से कम 2 लाख होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तब माना जाएगा कि हम अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने में सक्षम हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में यही डिसीजन लिया जाता है कि कुल कितने धन की आवश्यकता जो है वो उसके सोर्स क्या होंगे, कहाँ से पूरा होगा, उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी ऑनर्स फंड कितना होगा, आउटसाइडर फंड कितना होगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसा होगा, प्लस शॉर्ट टर्म फंड क्या कितना होगा। अब आते हैं डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय। इसमें क्या निर्णय लिया जाता है। लाभांश निर्णय में लाभांश देने का निर्णय ही लाभांश निर्णय कहलाता है, लाभांश की घोषणा करना। अब यहाँ क्या है, कंपनी को जो लाभ होता है उस पर दोनों तरह से प्रेशर दोनों तरफ से प्रेशर होता है। शेयर होल्डर्स का भी प्रेशर होता है, मैनेजमेंट का भी प्रेशर होता है। मैनेजमेंट चाहती है कि लाभ का बड़ा से बड़ा हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए रोक कर रख लिया जाए यानी रिटेन कर लिया जाए, जबकि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि लाभ का बड़ा हिस्सा उनमें लाभांश के रूप में बांट दिया जाए। तो यहाँ डिविडेंड डिसीजन यहीं पर होता है। यहाँ जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल यहीं पर होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने इफेक्टिव रोल द्वारा दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों को संतुष्ट करता है। वो लाभ का एक बड़ा हिस्सा अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटता है और ये हिस्सा एडेक्वेट होता है, पर्याप्त होता है कि अंशधारी भी खुश हो जाते हैं, और एक बड़ा हिस्सा कंपनी की भावी जरूरतों के लिए भी रोक कर रख लेता है, इससे मैनेजमेंट भी खुश हो जाता है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल यह है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट कैसे रखा जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ डिसीजन लेता है कि लाभ का कितना हिस्सा अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जाए और कितना हिस्सा भविष्य के लिए कंपनी की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोक कर रखा जाए, जिसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग कितना हो
और जो है डिविडेंड का डिक्लेरेशन कितना हो, यानी डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो और रिटेन अर्निंग कितना हो, ये डिसीजन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में। ये लंबा चैप्टर है, इसमें और क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।